हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। देखो यहाँ पर जो कल हम लोग का रश रह गया था हेल्थ के बारे में, तो आज हम लोग यहाँ पर हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेल्थ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपल। चूँकि ह्यूमन को एज ए रिसोर्स तभी हम यूटिलाइज ज़्यादा कर पाएंगे जब सही मायने में वो हमारा हेल्थ और हेल्दी होगा, तब जा कर के वो सही ढंग से अपनी इफ़िशिएंटली वर्क को कर सकता है। हम उससे प्रोडक्टिविटी की उम्मीद भी हम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी देखोगे जैसे कि यू हैव सीन ऑलरेडी अबाउट द केस ऑफ सकल एंड विलास, कि सकल जो था हमारा एक सफल आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, जबकि वो एक लड़का जो था विलास वो हमारा अच्छा नहीं कर पाया। सो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट डू यू थिंक एनी firm would be introduced to empty people who might not work efficiently as a healthy worker because of ill health। ये कह रहा है कोई भी संस्था जो होती है हमारी, जब तक स्वस्थ इंसान नहीं होगा या उसकी प्रोफिशिएंसी बेहतर नहीं होगी तो उसको हायर कर पाने में हमारा संभव नहीं है। सो हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट लाइनेस एंड unhealthy persons indeed health of the indispensable basis of the regarding on being health। इसमें कह रहा है तुम्हारा कि प्राय जो सिक होते हैं, बीमार होते हैं, उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी हमारी नहीं होती है। इसीलिए जनसंख्या की स्थिति जो हमारी होती है उसके स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो उसको काफ़ी इम्प्रूव करनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि हर 10 ईयर्स के बाद में जो सेंसस हमारा, इवन इस साल वाला सेंसस भी हम लोग का प्रारंभ हो चुका होता, बट ड्यू टू कोरोना की स्थिति देख ही रहे हो, पूरे वर्ल्ड इससे थमा हुआ है, तो हम लोग अलग तो है नहीं। तो ये वर्तमान में जो हमारा सेंसस रिपोर्ट तैयार करने का जो कार्यक्रम है भारत सरकार का, वो अभी पोस्टपोन किया गया है ड्यू टू कोरोना। तो इसमें एक हमारी राष्ट्रीय नीति जो एक नेशनल पॉलिसी होती है, वो खास करके इसको टारगेट करके ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार से ये उसको सुविधा संपन्न बनाएं, उसके हेल्थ के बारे में ध्यान रखें। खास करके जो तुम्हारा फैमिली वेलफेयर जो कंडीशंस तुम देखोगे, जिसमें बहुत प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करोगे, जिसमें पीएससी वगैरह हमारा होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, या जो आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हमारी भारत सरकार की तरफ से की जाती है, या इवन जो तुम्हारा हेल्थ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ये हमारे दोनों सेक्शन में मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइड किया गया है। ये यूनियन कंकरेंट लिस्ट में है, यानी कि इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स हमारा यूनियन गवर्नमेंट का भी होता है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स हमारा स्टेट और जो हमारे टेरिटरीज होती है उसके भी हमारे होते हैं। यानी कि राज्यों में भी स्वास्थ्य मंत्रालय होता है, केंद्र में भी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय होता है। तो ये जनसंख्या नीति जो होती है हमारी, या राष्ट्रीय नीति होती है, इसमें खास करके विशेष करके परिवार कल्याण का, जिसमें फैमिली प्लानिंग भी हमारी शामिल है, या उसमें जो पौष्टिक भोजन प्रोवाइड करने का, जैसे तुम देख सकते हो कि जो पीएससी वगैरह होता है हमारा, उसमें वहाँ पर गरीब और वंचित समूह के लोगों को बढ़िया स्तर पर उनको न्यूट्रिशन डाइट प्रोवाइड किया जाता है। इवन जो आंगनबाड़ी और पालनबाड़ी केंद्रों में भी तुम देखोगे कि वहाँ पर बच्चों को न्यूट्रिशन वाला ये टॉफ़ी या बिस्किट्स जो भी कुछ उसको मतलब फूड सप्लीमेंट्री देना, वो देने का प्रयास हमारी सरकार की तरफ से पहल की जाती है। इसके अलावा जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ भी तुम देख सकते हो कि ये सारी सुविधाएं वहाँ पर केयर करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा ये मोर्टेलिटी जो वाला कंडीशंस है, जहाँ पर प्रसव वगैरह की जो व्यवस्था होती है, उसमें भी हेल्दी डाइट के लिए सरकार ने पिछले दिनों 6,000 रुपये तक की व्यवस्था उसमें करके रखी है। तो ये होता क्या है कि अगर हम प्रॉपर मेडिकल केयर दें डिप्रेस क्लास को, डिसएडवांटेज ग्रुप को, तो आने वाले समय में हो सकता है कि इनकी वर्किंग प्रोफिशिएंसी जो होती है हमारी काफ़ी बेहतर हो सकती है, और वो एक एज ए एफिशिएंट वर्कर है ना, तुम्हारे लिए ह्यूमन रिसोर्स का काम कर सकते हैं। और इसमें दे भी रहा है कि पिछले 5 दशकों में भारत के सरकारी और निजी क्षेत्र में, खास करके प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी सेक्टर्स में अपेक्षित सुधार हमारा हुआ है। खास करके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास हमारा हर एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। जैसे तुम लोग देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी ये HR की नियुक्ति हमारी होती है। तो HR जो हमारे होते हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं जो खास करके उस ऑर्गेनाइजेशन के
जो ये हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के खास ख्याल रखने का प्रयास है। तमाम प्रकार के ऐसे जो भी उनको अलग से अतिरिक्त राशि दे करके उनके स्वास्थ्य को सिक्योर करने का प्रयास हमारा किया जाता है। तो इसमें देखोगे तुम्हारा जीवन प्रत्याशा की जो दर हमारी होती है, जिसको लाइफ एक्सेप्टेंसी हम लोग कहते हैं, रेट कहते हैं। देश की आज़ादी की जब 1947 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, उस समय इसकी जो रेट हमारी काफ़ी ख़राब थी। ये जीवन प्रत्याशा की दर कॉमनली हमारा 33 to 35 ही हुआ करता था। मतलब सोचो कि 33 और 35 साल की उम्र एक यंग एज अभी माना जाता है, लेकिन उस समय के दौर में औसतन लोग यहाँ पर जा कर के ना लाइफ को कहीं ना कहीं उनका समाप्त हो जाता था। तो आज हम मेडिकल केयर की बातें करें, मेडिकल फैसिलिटी की बातें करें, न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट की बातें करें, इस पर देखा जाए तो बहुत हद तक इसमें सुधार किया जा चुका है। और पिछले दिनों जो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इस था हमारा, ये 66 हुआ करता था, जो अभी बढ़ करके तुम्हारा 2 साल और बढ़ गया, यानी कि 68 है। तो ये वर्ल्ड पैरामीटर पर जो हमारा WHO का पैरामीटर है उसमें 58 कह रहा है, वो लगातार कंटिन्यूसली घट रहा है। जिसमें कुछ ऐसे कंट्रीज़ हमारे हैं जैसे केन्या हो गया, नाइजीरिया वगैरह, जो मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड हमारे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा जीवन प्रत्याशा की दर स्थिति ठीक नहीं है। तो औसत उम्र वहाँ पर 58 साल है, लेकिन उस लिहाज से देखा जाए तो हमारा भारत का औसत रेट है ये 10 साल ज़्यादा है। यानी कि अगर सब कुछ ठीक रहा और आपने अगर हेल्थ के प्रति थोड़ा भी अगर कॉन्शियसली अपने ध्यान रखा, तो आप 68 से 70 साल की उम्र तक अपना जीवन निर्वाह तुम कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर था जिस पर कल हम लोग चर्चा किए भी थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा होता है। एक बहुत दुर्लभ चीज़ है, बहुत रेयर कंडीशंस में भारत में तुमको देखने को मिलता है। ये शिशु मृत्यु मातृ दर, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शिशु मृत्यु मातृ दर कहते हैं। ये होता क्या है कि देश की आज़ादी की जब समय 1947 में या अभी भी तुम देखोगे कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड सोसाइटी हमारी है, जो अति पिछड़ा समुदाय समूह है, वहाँ पर महिलाओं के मतलब स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। खास करके उनको न्यूट्रिशन डाइट नहीं देना, ये तो डिस्क्रिमिनेशन तुम्हारा जो टीनेजिंग चाइल्ड जो बच्चे हैं, पढ़ने लिखने से लेकर के खाने पीने तक का वहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बुराई भी है हमारे समाज के, खास करके एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो थोड़ा सा मुख्य धारा में है, मेन स्ट्रीम में है, वो अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं। लड़के और लड़कियों में कोई विशेष भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन खास करके जहाँ पॉवर्टी होती है, जहाँ गरीबी होती है, अशिक्षा होती है, जहाँ बेरोजगारी होती है, वहाँ पर प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि लोग अपनी लड़कियों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। और चाइल्ड मैरिज, जो पिछले दिनों तुम लोगों ने देखा भी होगा, बिहार सरकार ने एक प्रोग्राम लाया था चाइल्ड मैरिज का, ये बैन करने का, जिसमें डॉरी और चाइल्ड मैरिज दोनों था। दहेज उत्पीड़न को लेकर के भी ना महिलाएं सबसे ज़्यादा सफल करती हैं। तुम देखोगे डॉरी को लेकर के महिलाओं को कहीं ना कहीं जला दिया जाता है, या उसको लगातार उसके ससुराल पक्ष में उसको टॉर्चर करने का लोग प्रयास करते हैं। तो ये सब कंडीशंस काफ़ी ख़राब है। या गरीब परिवारों में खास करके चाइल्ड मैरिज हो जाता है, कम उम्र में शादियाँ हो जाती है। तो कम उम्र में शादी हो जाती है तो एक्चुअली होता क्या है कि जब टीन एज में पढ़ने लिखने का उम्र है, 14 साल 15 साल की लड़की जो पढ़ाई लिखाई करना चाहती है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं रहती है शादी के लिए। लेकिन इवन उसको पता भी नहीं होता कि शादी क्या चीज़ होती है, लेकिन इतनी कम उम्र में उसके माँ बाप लाचारी में किसी लड़के के साथ उसकी शादी कर देते हैं। और कम उम्र में वो बिल्कुल मैच्योर न होने के कारण वो कहीं ना कहीं जब बच्चे को जन्म देने, उसकी उन लोग को मेडिकल केयर भी पता नहीं होता है सही ढंग से कि परिवार का साइज़ कैसा हो, फैमिली का फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। और इसी बीच में कहीं ना कहीं वो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उसकी प्रेगनेंसी में अब तो स्वाभाविक है कि जब बच्चा जो भ्रूण उसका पल रहा है घर में, तो उसको जन्म देना पड़ता है। तो होता क्या है कि मेल न्यूट्रिशन, यानी कि अगर कुपोषित बच्ची रहती है या अंडर एज रहती है, तो कहीं ना कहीं प्रसव के टाइम में उसका देहांत हो जाता है लड़की का, और कहीं ना कहीं बच्चा भी अनमेच्योर्ड होता है तो भी डेथ कर जाता है। तो ये तो खैर प्री मैच्योर्ड एज में शादियों का ही तुम्हारा डिसएडवांटेज तुम्हारा दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ मैच्योर्ड उम्र में भी शादी हो रही है, 18, 22, 25 साल की उम्र में भी जब शादियाँ हमारी होती है, तो वहाँ पर भी हाँ, तो ये तो था तुम्हारा प्री मैच्योर्ड एज का। और अगर कहीं एज में भी शादी हो भी जाती है तो वहाँ भी अगर उनको मेल न्यूट्रिशन वगैरह के सामना करना पड़ता है, या प्रॉपर मेडिकल केयर में वो लोग नहीं रहता है, तो मतलब जिसके एडल्ट महिलाएं भी कहीं ना कहीं वो डेथ कर जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा भयावह सच है भारत का, खास करके जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार न होने के कारण। तो तुम अंदाज़ा लगाओ कि घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो कितनी खुशी होती है, अगर वो डेथ कर जाता है, उसकी माँ डेथ कर जाती है, तो क्या स्थिति होगा। तो ये भी हमारा स्वास्थ्य मानकों पर ध्यान देखा जाए तो आगे चल के इसको रिसोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इसका डाटा खास करके
और 1951 का तुम्हारे बुक में दे रहा है कि 147, यानी कि उस समय 1000 में जो अगर महिलाएं प्रसव में बच्चे जन्म देती थी, उसमें लगभग 147 महिलाएं डेथ कर जाती थी, जिसमें उसकी सुधार हुआ है और वर्तमान में 2010 तक का डाटा दे रहा है, ये लगभग तुम्हारा 47 पर आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ सुधरा है। इसके अलावा जो तुम्हारा जन्म दर है, ये भी बहुत बड़ा समस्या है। जन्म दर, चाइल्ड मैरिज का ही ये बहुत बड़ा मतलब बुराई कह सकते हो तुम लोग। चाइल्ड मैरिज में तुम्हारा प्रोडक्टिविटी रेट हमारा हाई होता है, आमतौर पर 15-16 से प्रारंभ होता है और ये 55 ईयर्स तक प्रोडक्टिविटी के चांसेस हमारे रहते हैं। तो उसमें तुम्हारा प्रोडक्टिविटी की मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन होने के कारण खास करके जो गरीब और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड सोसाइटी हमारी होती है, वहाँ तुम देखोगे कि विदाउट एनी प्लानिंग बच्चों का एक लंबा फहरिस्त वहाँ खड़ा हो जाता है। तो ये देश की आज़ादी के समय में तुम्हारा 22.1% हुआ करता था 100 में ऐसा, जो ये घट करके तुम्हारा नीचे आ गया है ना। और मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी तुमको देखने को मिलता है। तो ये अगर हम चाइल्ड ये बर्थ रेट और जो डेथ रेट है, अगर हम बैलेंस कर लें तो बहुत हद तक हम जनसंख्या के जो संगठन है, यानी कि जो उसका एक जो जमाव है, उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि देश की आबादी तुम्हारी 140 से 50 करोड़ तो कॉमनली अगर सेंसस रिपोर्ट बनता है तुम्हारा तो ये देखने को, चूँकि 2011 का सेंसस ऑलरेडी 122 करोड़ के आसपास में दिखाता है, तो ये देखने को मिलता है। तो इसमें भी दे भी रहा है तुम्हारा कि जो शिशु का देखभाल करना या उसके आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, ये भावी प्रगति होती है। भविष्य में तुम इससे उम्मीद कर सकते हो कि आने वाले समय में देश की जो जनसंख्या और जीवन प्रत्याशा की दर जो हमारी होती है, ये एक खास प्रकार के लाइफ एक्सेप्टेंसी जो है हमारा ह्यूमन स्किल एंड प्रोफिशिएंसी का हमारा एक फैक्टर माना जा सकता है। तो इसके बारे में शिशुओं में संक्रमण की रक्षा और माताओं के साथ बच्चों की देखभाल करना, पोषण सुनिश्चित करना शिशु मृत्यु दर को घटाती है। और वर्तमान में एक और नया समस्या खड़ा हो गया तुम्हारा कोरोना का। तो ये कोरोना से भी बच जाइए और आने वाले भविष्य में जो भी आप बने, डॉक्टर बने, वकील बने, जो भी कुछ बनना चाहते हो, उसे आप सोसाइटी की सेवा कर सकते हो, नेशन की सेवा कर सकते हैं आप। इसके बाद में एक डाटा तुम्हारा ऑलरेडी दिए हुए है, कंपैरेटिव डाटाज हमारे हैं, कुछ एक्टिविटी भी है, तो एक्टिविटी मैं क्लास वर्क में तुम लोग से करवाऊंगा। कुछ ऐसे हमारे क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है कि 1951 में देश की जो स्वास्थ्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत थी और वर्तमान में तुम्हारा क्या है। तो 1951 में दे रहा है कि छोटे जो तुम्हारे PSC हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक हेल्थ जो हमारा सेंटर होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये लगभग 725 हुआ करता था, जो 2010 के डाटाज के अकॉर्डिंगली 1,75,277 है। इसके बाद में ऐसे जो मेडिसिन केयर सेंटर और जो हॉस्पिटल्स हमारे होते हैं, ये देश की आज़ादी के समय में तुम्हारे 9,209 था, जो अभी वर्तमान में बढ़ करके 2010 में ये 28,472 सेंटर्स ऐसे हमारे हैं। जहाँ तक बेड की सवाल है, ये डाटाज तुम्हारा 1,17,198 1991 के डाटाज के अकॉर्डिंगली है 51 का, जो अभी बढ़ करके 5,76,793 है। एलोपैथ डॉक्टर की संख्या उस समय मात्र 71,800 यानी कि 72,000 के आसपास हुआ करता था, जो वर्तमान में देश में डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, खास करके एक रफली डाटा है 8,16,629। और इसके बाद में नर्सिंग जो कोर्स करके जो महिलाएं हमारी, या जो भी कुछ कंपाउंडर वगैरह जो पैरामेडिकल स्टाफ हमारे होते हैं, ये पैरामेडिकल स्टाफ उस समय मात्र 18,054 हुआ करते थे, जो अभी वर्तमान में 1,70,2,555, ये बहुत ज़्यादा। तो पैरामेडिकल का भी बहुत बड़ा रोल है मेडिकल सेक्टर्स में। ऐसा नहीं कि केवल डॉक्टर्स ही तुम्हारे सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसमें पैरामेडिकल के स्टाफों का कोई रोल हमारा नहीं होता है। तो इसमें देखोगे कि एक एक्टिविटी दे रहा है कि आप अपने आसपास के सरकारी और निजी अस्पतालों में जाएं। अभी नहीं जाइए, कोरोना है। इमेजिन करिए कि आस पड़ोस में क्या घटनाएं तुम्हारी होती है, और उस अस्पताल में आप पता करो कि उसमें बिस्तर कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, नर्स कितनी कार्य कर रही हैं। इसके अलावा कुछ और भी एडिशनल नॉलेज तुम्हारा है तो उसमें इकट्ठा कर सकते हो, और उसमें आपके इलाके में कितने अस्पताल हैं और इसके कितने अस्पताल हैं। इसके लिए सबसे अच्छा होगा, एक्टिविटीज़ में तुम लोग पार्टिसिपेट अच्छे ढंग से करते भी नहीं हो, लेकिन अभी कोरोना जो प्रोटोकॉल है, कोरोना काल है, तो इसमें कोई भी सलाह नहीं देगा एक्टिविटी करने के लिए। हाँ, तो आप इतना कर सकते हैं कि रिलेटेड जो हमारा नीचे कोई
हाँ, तो आप नियमित तौर पर न्यूज़पेपर रीड करो, है ना। न्यूज़पेपर में भी सारे डाटाज वगैरह तुम्हारे दिए गए हैं जो वर्तमान में इस चीज़ की एनालिसिस कर सकते हो। और इसमें दे रहा है कि भारत में कुछ ऐसी भी मौलिक सुविधाओं के विकास करना बाकी रह गया है, जिसमें 4 उससे उच्च राज्य हैं जहाँ पर मेडिकल कॉलेजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिहार में भगवान भरोसे है, आज कोरोना में भी तुम देखोगे 98 पॉइंट रिकवरी दिखा रहा है % का। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ के लोगों की बॉडी इम्यून सिस्टम इतनी बेहतर है कि वो कम से कम इससे बचे हुए हैं। दूसरी तरफ दे रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हमारा जो हेल्थ जो इंडेक्स होता है वो काफ़ी लो से लोअर है ना, निम्नतम जिसको हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल्स में भी तुम्हें पहुँच पावर पैरवी का अंदाज़ा लगा सकते हो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पारस या जो भी ऐसे नाम हमारे यहाँ, उसमें सबके बस की बात नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बॉडी इम्यून सिस्टम लोगों का खुद का ही काफ़ी बेहतर है, जिसके कारण कोरोना में भी बचे हुए हैं। और ये हालत हमारे स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का बिहार में है। और देश स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं। जैसे वर्तमान में मोदी जी हैं, तुम्हारे मोदी केयर्स के नाम से तुम्हारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य जन योजना, या इवन गरीब महिलाओं को या गरीब समाज के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए जो 5 लाख की हेल्थ रिकवरी का जो प्लान उन्होंने लाया है, तो ये या रोजगार सृजन पर भी बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके तुम कह सकते हो, यू कैन से इन अनदर वर्ड दैट कि हेल्थ इज प्लेइंग अ विटल रोल टू द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन के विकास में, है ना। स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ जो हमारी सोसाइटीज़ होती है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं या जो ऐसे स्किलफुल पर्सन हो या जो भी काम कर रहे हों, उनकी वर्किंग प्रोफिशिएंसी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ये कार्य करने की क्षमता की दर को ना बढ़ावा देता है। तो ये हेल्थ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हेल्दी नहीं है तो उसको हम रिसोर्स कहने में थोड़ा सा हमें गुरेज होगा, परहेज होगा। और कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो आने वाले समय में अपनी वर्किंग प्रोफिशिएंसी के माध्यम से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। और कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो या हमारी प्राइवेट संस्थाएं हो, वो ये उम्मीद करती है कि हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं कोई भी अगर वर्कर्स हो, वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से दोनों तरीके से स्वस्थ हों। शारीरिक स्वच्छता और शारीरिक स्वास्थ्य तो हैं ही, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा कि हमें मानसिक तौर पर भी ना विशेष ध्यान देना होगा और मेंटली भी उन्हें बूस्टअप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मन से शरीर का और शरीर से मन का, कहा जाता है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। तो हमें स्वास्थ्य का लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा उसमें कार्य करना चाहिए। और भारत सरकार लगातार, और देश की जो हमारे राज्य की जो सरकारें हैं, लगातार काम कर रही है कि उस देश के जो सिटीजन्स हैं, वो राज्य के जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनको हेल्थ सुविधाएं सामान्य तौर पर मिलते रहे और वो अपना कार्य अच्छे ढंग से करते रहे। ठीक है, तो आज हम लोग ये हेल्थ पर ही चर्चा करना था। तो इसमें डाटाज ही मेन था, चूँकि ऑलरेडी सारा कुछ बातें वेल नॉन थी, बट फिर भी मैंने यहाँ पर ब्रीफिंग कर दिया है। तो आप इसको देखो, समझो, और यदि कहीं समस्या आती है देन नेवर स्लीप कैन आस्क एनी क्वेश्चन बाबू। ठीक है, ओके।